नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जो मोदी सरनेम केस जो हुआ था, मानहानि का जो मामला था, उसमें राहत पाने के लिए वो सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। तो क्या उन्हें वहां पर राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये अदालत तय करेगा। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो चुनाव से पहले उनको लेकर अदालतों में बहस होती हुई नजर आएगी, और ये जो फैसले, ये जो मामले होंगे, ये तय करेंगे कि 24 की जो दिशा होगी वो क्या होगा, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल और चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। इनसाइड में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, पहला मामला जैसे कि मैंने जिक्र किया, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इसके अलावा भी कई मामले हैं। तो शुरू राहुल गांधी से करते हैं, फिर धीरे धीरे करके दर्शकों के सामने पत्ते खोलते हैं कि कौन कौन से मामले हैं और क्या क्या वो जो दिशा बदलने वाले जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लंबित पड़े हुए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अमूमन हर मामले में चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखता है। भारत में दिए जाने वाले जो फैसले होते हैं, 3 स्तरों पर अदालत है हमारे यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना दायरा है, वो कानून के हिसाब से। हाई कोर्ट उस फैसले में कमियां तो नहीं हैं, इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए उस केस को सुनता है। सुप्रीम कोर्ट आते आते मामला संविधान के आसपास और रिलीफ के आसपास आ जाता है। आपने देखा होगा कई मर्डर केसेस में, कई ऐसे मामले जो आईपीसी की धाराओं में आते हैं, उसमें सज़ाएं थोड़ी कम कर दी जाती हैं, सेट असाइड अगर न भी किया जाता हो तो सुप्रीम कोर्ट का देखने का नज़रिया बाकी की अदालतों से अलग होता है, और इस कारण से लोग सुप्रीम कोर्ट को फाइनल आर्बिटर ऑफ जस्टिस मानते हैं। और उसके बाद से हमारे देश में तो न्याय का कोई दरवाज़ा है नहीं। राहुल गांधी के मामले में अगर ये सुनवाई होती है और इस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट मान भी लेता है कि जो हाई कोर्ट ने पॉइंट ऑफ लॉ पर जो फैसला दिया है वो सही है, तो भी जो 2 साल की सज़ा है वो मैक्सिमम सज़ा है इस पूरे मामले में। क्या वो देने की ज़रूरत है? देखिए, आर्गुमेंट दोनों होंगी। अभी तक इतना सज़ा राहुल गांधी, आज़म खान, ऐसे ही लोगों को मिली है। अगर एक दिन भी उसमें से हटता है, घटता है उस सज़ा में से, तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। सांसदी जो है वो नहीं जाती है। अगर मान लीजिए जो मेरिट पर क्वेश्चन किया जा रहा है उसके पॉइंट्स को मान लेती है। मेरिट पर पहला सवाल जो प्रश्न कांग्रेस उठा रही है कि हर मामले में एक लोकस होता है कि आप जहां का मामला है वहां के लोगों को तो केस करने का अधिकार है उस दायरे में, वहां के अदालत में। लेकिन ये केस कर्नाटक के कोलार का है और हो रहा है गुजरात के सूरत में। तो करने वाले को लोकस है क्या, या फिर अगर लोकस है तो सुनवाई कहाँ होनी चाहिए? उसकी सूरत में होनी चाहिए, कोलार में होनी चाहिए? ये प्रश्न पहले भी उठाया गया है, अभी तक इसका राहुल गांधी को लाभ नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंटेंशन क्या है? क्या जो व्यक्ति जिन्होंने केस किया है, क्या उनको दुखी करने का इंटेंशन था? क्या उनकी रुसवाई करने का इंटेंशन था? क्या उनकी किरकिरी करने का इंटेंशन था? और अगर नहीं था तो फिर वो मामला कैसे दायर कर सकते हैं? क्योंकि पुरनेश मोदी को राहुल गांधी जानते तक नहीं थे जब तक ये मामला सामने नहीं आया। तो फिर उनके द्वारा केस जो किया गया है वो मैलिस, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, उनके इल इंटेंशन तो वो तो उनके खिलाफ है नहीं, तो फिर कैसे उनके केस पे सजा दी जा सकती है? ये सारे तथ्य इससे पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में रखे जा चुके हैं और राहुल गांधी की सज़ा 2 साल की बरकरार है।
सुप्रीम कोर्ट कैसे मानेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी तो सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इस बीच पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या वजह है? देखिए, उनका तो बड़ा एक सीधा है, उन्होंने कैविएट सूट दाखिल किया है। उसका अर्थ ये होता कि अगर कोई ऐसा केस जो मुझे संबद्ध करता हो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकता हूँ कि साहब कोई भी फैसला देने से पहले, क्योंकि फैसला तो मान लीजिए पहले दिन भी सुप्रीम कोर्ट कह दे सकती है स्टे लगा दो, और फिर नोटिस भेज सकती है पूर्णेश मोदी को कि आप भी आइए अपनी बात रखिए। लेकिन स्टे लग गया तो एक बड़ी रिलीफ मिल जाएगी राहुल गांधी को। तो उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला, यानी कि स्टे हो कुछ हो, जो भी आपके मन में है उसके पहले आप मुझे ज़रूर सुने। तो इसको कैविएट बोलते हैं। तो उन्होंने कैविएट सूट दाखिल कर दिया है कि हुजूर हमें भी सुना जाए, द लॉर्डशिप शुड लिसन टू मी ऑल्सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो वो ठीक है, वो इस केस के दूसरे पक्ष हैं तो उनको ये अधिकार है, वो करने आ रहे हैं। तो ये देखिए कि लोकस का मामला मैलिस है कि नहीं है, और दूसरा ये जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन सीधा आपका किया है क्या, आप हैं क्या, मतलब एक जनरल बात कही गई थी क्या, या फिर पूर्णेश मोदी को लक्षित करके कही गई थी बात। तो इस तरह से जो कांग्रेस के कानूनविद हैं, लॉयर्स हैं, इनके बहुत पॉलिटिशियंस हैं जो लॉयर्स हैं, अच्छे लॉयर हैं, उन लोगों ने केस तैयार किया और उनको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वाद और मामलों को, केसेस को देखने का जो नज़रिया होता है, उसमें हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच का जो फैसला है वो कहीं नहीं ठहरेगा। दूसरा, उन्हें ये भी एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज बेंच नहीं होते, हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच अभी भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अमूमन सिंगल जज बेंच नहीं होता। वो तो डिवीजन बेंच होगा, 3 जज बेंच होगा, 5 जज बेंच होगा, उसके ऊपर तो 5 जज बेंच से तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही शुरू हो जाता है। तो अमूमन 3 जज बेंच, 2 जज बेंच। तो इसमें संभावना ये रहती है कि अगर दूसरे जज हैं तो दोनों तरह के ओपिनियन अगर एक से नहीं सोच रहे हैं तो सामने आ जाते हैं, तो उस दशा में फिर 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। आपको याद होगा 3 तलाक वाले मामले में दोनों जजेस के 2 अलग बिल्कुल हैं, तो फिर 3rd जज के लिए तो इनका तरीका जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अलग है, और जस्टिस को फेयर चांस दिया जाए, उसके पीछे लक्ष्य यही है, क्योंकि ये लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल होता है जस्टिस का। और न्याय का आप राहुल गांधी के संदर्भ में ही देखिए, अगर यहाँ से उन्हें न्याय नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है, तो उनका पॉलिटिकल करियर जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक बहुत लंबी अवधि के लिए उसके ऊपर विराम लग जाएगा। 2 साल तो सज़ा, उसके बाद 6 साल और 8 साल। और आप पॉलिटिक्स में 8 साल इज़ ए लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, आप समझिए कि 8 साल क्या होता है। और इस एज में जब वो ग्रोइंग एज में है, और जब भारत जोड़ो यात्रा और तमाम तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एज में अगर ये चीज़ें होती है तो नुकसान तो पहुंचाएंगी। और विपक्ष को राहुल गांधी के देखिए स्टैंड लेने से लाभ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी वो शख्सियत हैं जो बार बार सबसे टफ सवाल अभी भी कर पा रहे हैं सरकार से, पर वो सवाल सारे वो संसद के भीतर करते हैं, जहां उनके पास सांसद होने की इम्यूनिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई उसको नहीं पढ़ पाए। लेकिन वर्तमान में वो बातें जो वो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, और उनके ऊपर कोई मानहानि भी नहीं हो सकता है। कही गई बातों के लिए कहीं उनको रिप्रिमांड भी नहीं किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा, एक प्रोटेक्शन होता है जब आप संसद के सदस्य होते हैं और अपनी बात आप संसद में कहते हैं। ये कवर अगर हट जाता है, आप कहीं भी पब्लिक स्पीच देंगे, आपको डेफेमेशन के लिए घेर लिया जाएगा। कहीं भी कुछ बोलेंगे, कोई आर्टिकल लिखेंगे, डेफेमेशन के लिए पकड़ लिया जाएगा। तो एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें कि इस स्तर के नेता के लिए सांसदी जो है वो लोगों के जन कल्याण के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ साथ अपनी बातों को समाज के सामने रखने के लिए भी संसद का पटल बहुत ज़रूरी है। अगर वो संसद में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो फियरसेस्ट अटैक है, जो सबसे तीक्ष्ण हमला उन्होंने किया है,
मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी पर, वो संसद के भीतर ही किया है। तो इसीलिए ये जो पूरा केस सुना जाएगा, ये बड़े गौर से पूरा देश देखेगा। चलिए, ये तो राहुल गांधी की बात हुई, क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा, ये ऐसा केस है जो 2024 की तस्वीर को कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भी ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से, अब अगर उन पर ब्रेक लग जाता है, जैसे कि आपने कहा, तो लंबा ब्रेक लग जाएगा और उसमें उनकी राजनीति कहाँ पीछे छूट जाएगी, उन्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। ये तो राहुल गांधी की बात हुई। क्योंकि 24 की तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में और भी हैं जिनका अगर हम जिक्र करें तो वो भी बड़े ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। उनको लेकर भी मामले लंबित हैं, तो उन पर बातचीत होगी और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ईडी सीबीआई को लेकर बात होती है, तो ईडी वाला मामला तो अभी हाल फिलहाल में एक उनके डायरेक्टर को लेकर आया ही है। इसके अलावा 370 को लेकर भी जो बड़ा ही मतलब जब दूसरी सरकार बनी उसके बाद निर्णय लिया गया, उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, उसको लेकर भी कोर्ट में केस है। ये भी 24 को डिसाइड करेगा। देखिए, अमूमन आप सुप्रीम कोर्ट को किसी राजनीतिक घटनाक्रम से तो जोड़ते नहीं हैं। मुद्दों को तो जोड़ते हैं, मुद्दे पहुंच जाते हैं, जोड़ते हैं, वो सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका अपना एक, क्योंकि भारतीय राजनीति में जैसे कहते हैं ना कि 3 बड़े स्तंभ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जुडिशरी भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अलावा माना जाता है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका में ये देखा गया है हिमांशु के जो उनके सरपरस्त होते हैं, मुखिया होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो उस न्याय व्यवस्था की पर्सनालिटी हो जाती है कुछ दिनों के लिए। ऐसा देखा गया है अमूमन। हालांकि ये कहीं आपको किसी संविधान में या कहीं कोई ऐसी लिखी हुई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक अनुभव से इस बात को सब लोग महसूस कर रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ मीन्स बिजनेस। वो हर उस जगह पे सरकार को रिलीफ देते हैं जहाँ पर सरकार को रिलीफ मिलना चाहिए, हर उस जगह पर विपक्ष को भी रिलीफ देते हैं जहाँ विपक्ष को रिलीफ मिलना चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन में वो तमाम केसेस जो कि कंट्रोवर्शियल हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो तय कर सकती या सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं और जिनका व्यापक असर होता है पूरे समाज पर, भारत की राजनीति पर, जैसे फर्ज करें राम मंदिर का मामला दशकों से चल रहा था। लोग कहते थे 500 साल का ये लड़ाई है, दशकों से चल रहा था। जब ये निर्णित हुआ, इस पर जब फैसला आया, तभी जाकर के वो लेजिटिमेसी मिली, वो वैधता मिली कि आप जाएं और मंदिर बनाएं। और देखिए, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका आने वाले जनवरी में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान का वहाँ पर होगा। और कहा यही जा रहा है कि पक्ष विपक्ष के सारे लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद रहेंगे। इतनी बड़ी बात, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तभी ये हो पाया। ये एजेंडा है, ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। जो 3 उनके प्रमुख एजेंडे हैं उसमें से मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन अब ये पहला एजेंडा तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी तो मंदिर तैयार हो रहा है। दूसरा एजेंडा 370 का है। अब 370 पर 2 अगस्त से सुनवाई हर दिन के हिसाब से होगी। और हर दिन के हिसाब से इसीलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने, आपको याद होगा 2019 में जब भी फैसला लिया गया था तो बहुत से लोगों ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामले आएंगे तो जाहिर है कि एक सबको क्लब किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जी नहीं, हर केस जो किया गया है इस फैसले के खिलाफ उसकी अपनी कोई मेरिट हो सकती है। तो विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है, दर्जनों लोग हैं, तो उन सबको सुना जाएगा और सब में मेरिट जो क्या है उसका आकलन होगा।
यानी कि हर पक्ष की तरफ से कोई ना कोई वकील अपनी बात रखेंगे। ऐसा किया भी जा सकता था, नहीं भी किया जा सकता था, लेकिन किया जाने वाला है ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जब दलीलें रखी जाएंगी सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, तो जाहिर है कि वो बातें जो उन्होंने शुरू में कही थी, जब 2019 में ये फैसला अगस्त 5 को लिया गया था, संसद में पारित हुआ था कानून कि साहब ये फैसला लेने से ये हो जाएगा, तो सरकार के पास फिर से वो बताने का एक अवसर होगा कि देखिए हमने कहा था और हमने किया। लेकिन आपने किया या नहीं किया, इसका आकलन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। इस फैसले की जो वैधता है वो आपके द्वारा कही गई बातों के पूर्ण होने में है, वो पूरी हुई क्या, आतंकवाद रुक गया क्या, है ना, बाकी चीज़ें, सामान्य ज़िंदगी बहाली हो गई क्या, ये तमाम चीज़ें होंगी। और दूसरा प्रश्न ये भी आएगा कि क्या हो गया, क्या हो सकता है। डिसीजन का आधार ये नहीं था, डिसीजन का ये था कि एक ऐसा फैसला है भारतीय संविधान में जिसको स्क्रैप किया जा सकता है। जो 370 का समर्थक है वो कहता है कि साहब आप कर ही नहीं सकते हैं ऐसा, ये आर्टिकल 370 को आप हटा नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि ये तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसको हम हटा सकते हैं, हमने हटा दिया। तो वेदर हटाया जा सकता था कि नहीं हटाया जा सकता था, ये छोड़ दीजिए कि उस फैसले के बाद क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ, हटाया जा सकता था कि नहीं हटाया जा सकता था। मान लीजिए कि ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर है कि इसका असर भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। अगर पक्ष में आता है सरकार के तो सरकार को संबल मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये उलट जाता है, चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस को आप जोड़कर देख सकते हैं, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आदेश किया गया है वहां चुनाव का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है ये देखना जरूरी है। तो ये अगस्त 2 से सुनवाई होती है और मान लीजिए कि कुछ महीनों में अगर आता है तो जाहिर है कि ये बहुत प्रभावित करेगा भारतीय राजनीति। इसके अलावा भी वो पलटी मारने वाले नेताओं के पलटी मारने वाले भी मामले हैं, अडानी जी का भी मामला है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो 24 की रूपरेखा तय करने वाले हैं कि कैसा रहेगा 24, और वो अदालत की तरफ से ही तय होगा। उनके जो, हालांकि डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनके फैसलों का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। या फिर उस पर चर्चा होगी तो कोई टिप्पणी होगी तो उसका असर देखने को। आपने देखा होगा रफाल के मामले में राजनीतिक बहस इतनी तेज थी, बिल्कुल, लेकिन जिस दिन रफाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, कैसे वो धराशायी हो गया मामला, और प्रधानमंत्री के ऊपर जितने सवाल खड़े किए जा रहे थे वो खत्म हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से क्या हो सकता है, पूरी की पूरी जो थीम थी ऑपोजिशन की रफाल के आसपास ही थी, बिल्कुल, कांग्रेस की खास तौर पे, वो तुरंत ढह गई थी और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ये जो आपने गिनवाई एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एक अजीब सा खेल चल रहा है हमारे देश में कि सरकारें चुनकर आती हैं, लोग बाग चुनकर भेजते हैं, वोट मार कर भेजते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब आप लोग सरकारें बनाइए, और उसके बाद कैसे वो बीच में ही टूट जाती हैं और फिर टूट कर नई सरकार बन जाती है। तो पीपल्स मैंडेट का क्या है, वो सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें कि कहा गया है कि 2/3 अगर नहीं टूटते हैं तो उस टूटने को अवैध माना जाएगा। आज की तारीख में हमें पता भी नहीं है कि अजीत पवार अपनी पार्टी का 2/3 ला पाए हैं कि नहीं ला पाए हैं। 53 या 54 विधायक कहा यह जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी को थे, और कम से कम उसमें से 36 टूटने चाहिए थे। यह आंकड़ा ना आपके पास है ना हमारे पास है, आज के डेट में किसी के पास नहीं कि कितने टूटे हैं, खाली कहा जा रहा है कि 40 है और उप मुख्यमंत्री बन भी गए। स्पीकर की क्या भूमिका है? शिंदे साहब के मामले में, एकनाथ शिंदे साहब जो भी मुख्यमंत्री हैं, उसके मामले में स्पीकर की भूमिका पर प्रश्न उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी उठाया था और कहा था कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो हम उनको रिस्टोर भी कर सकते थे। उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो फैसला गलत था। अभी भी 16 विधायक
जिसमें कि शिंदे साहब भी हैं, वो स्पीकर के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्पीकर तय करे कि ये अयोग्य ठहराए जाएंगे या नहीं जाएंगे ठहराए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन के दायरे में आ रहे हैं। और स्पीकर साहब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये शायद दायरे में आते हैं, तो इसीलिए वो टाले चले जा रहे हैं। अब वो कल ही मामला सुप्रीम कोर्ट में था कि भाई किसी ने आकर के ये अर्जी लगाई थी कि साहब ये टाला क्यों जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ समय दिया है उनको कि आप जल्दी फैसला लें, और बड़ी मुश्किल स्थिति है। फर्ज करें आप, क्योंकि ये मामले केवल महाराष्ट्र से जुड़े हुए नहीं हैं। महाराष्ट्र में तो 2 प्रयोग हो गए, उसके पहले कर्नाटक में भी हुआ था। येदियुरप्पा जी की सरकार बनी, आपको याद होगा, फिर वो मई साहब की बन गई और फिर जनता ने अस्वीकार कर दिया। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण, चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। शिवराज जी चुनाव हार गए, हारने के कुछ महीनों तक वो ओपोजिशन के नेता बने घूमते रहे, और फिर चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच बात नहीं बनी, आलाकमान सॉल्व नहीं कर पाया, तो सिंधिया साहब अपने समर्थक विधायकों को लेकर टूट गए। वो 2/3 नहीं था, वो 2/3 नहीं था। समूह की विधायकी गई, फिर चुनाव हुए, उसमें से जितने लोग जिताए जा सकते थे जीत करके उन्होंने सरकार ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से आप अगर मैंडेट को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो ये सही है या गलत है, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, लंबित है ये मामले। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सतर्क है, जिस तरह से उसने ऑब्जर्वेशंस दिए थे जब शिंदे वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब ये फैसला भी मान लीजिए अगर आता है, तो जाहिर है कि ये अगर सरकार के नेगेटिव होता है तो असहज कर देगा, और इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और विपक्ष को अगर ये सपोर्ट कर देता है, क्योंकि विपक्ष अपनी बातें कह रहा है कि बार बार हमारी सरकारें गिराई जा रही हैं, ऑपरेशन लोटस, लेकिन अगर मान लीजिए सरकार के पक्ष में आता है तब तो फिर उनको लगेगा कि ये सही है करना। ऑपरेशन लोटस आप भले बोलते हो, लेकिन आप इसी को देख लीजिए, अभी जो ईडी को लेकर के फैसले आए हैं, ईडी पर पहले सारे दलों को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस के नेता अभिषेक सिंघवी, जो कि बड़े लॉयर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें हैरेस किया जा रहा है, चुन चुन करके हमें पकड़ा जा रहा है, रेड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कहा था ये क्या है, आप सिंगल कोई मामला बताइए कि जिसमें अन्याय हुआ है। ये क्या कि 15 दल एक साथ आ गए और आप बताइए कि फला है केस, फला मामले में अन्याय हुआ है। वो पीछे लौट गए, उन्होंने मामला वापस ले लिया। लेकिन ईडी डायरेक्टर के मामले में जब यही दल गए कि साहब ये मिश्रा जी हैं, इन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना उस बात को, और जो भी हो वजह हट गए, वो वजह जो भी बनाई हो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें हटा लिया गया। और ये भी कहा गया कि जिस कानून के तहत दिया गया इनको बार बार एक्सटेंशन, हालांकि उस कानून के तहत उनको तो नहीं दिया गया था, लेकिन एक्सटेंशन देने वाला जो कानून है, उन्होंने कहा कि अभी तक इसके दुरुपयोग की बातें नहीं आई हैं, जब आएंगी तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जस्ट, कोई एप्रीहेंशन पर तो फैसला लिया नहीं जा सकता है, तो उसके दुरुपयोग की अगर सामने बात आती तो हम लेंगे फैसला, ऐसा नहीं कहा है कि छोड़ दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी कि भाई वो तो एक संस्थान है, संस्थान में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, ईडी महत्वपूर्ण होता है, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो इस बात से खुश ना हो कि व्यक्ति बदला है। लेकिन अगर व्यक्ति मान लीजिए महत्वपूर्ण नहीं है तो बार बार उसे एक्सटेंशन क्यों दी जा रही थी, ये प्रश्न तो उठता है। लेकिन ऐसे मामले मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं तो एक न्याय का आखिरी दरवाज़ा है, और उस न्याय के दरवाजे की वजह से पूर्व में बहुत सी केसेस हुई हैं। आप याद करें इंदिरा जी का वो दौर सबसे पावरफुल, और उनकी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी थी। बिल्कुल, कहते हैं वही वजह बनी इमरजेंसी के आने की। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट तो देखिए एक ऐसी संस्था है जिस पर आम आदमी का खास तौर पर बहुत विश्वास है। और सुप्रीम कोर्ट ही क्यों कहें, पूरी जुडिशरी पर एक्सेप्शंस हर महकमे में इधर उधर थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूरी जुडिशरी जो है वही एक मध्य वर्ग, कमज़ोर इंसान जो गरीबी रेखा के नीचे है, उन सबों के लिए उनकी अधिकारियों की लड़ाई, जो मजबूत है, सशक्त हैं, वो तो लड़ लेते हैं अपनी लड़ाई, उनकी लड़ाई तो वही लड़ता है। बिल्कुल। और
उसके दिए हुए फैसलों की अवहेलना आज की तारीख में, भारत तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी राजनीतिज्ञों के लिए सामान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है तो वहाँ के भी राजनीतिज्ञों को मानना पड़ता है, वहाँ के आर्मी को मानना पड़ता है, जो कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारे देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें एक उनका बड़ा ही यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ा ही संतुलित रहा है। और ये जो मामले हम लोगों ने अभी बात की, इन पहले चुनाव के इन पर फैसले आ जाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जारी है और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आए और अमेरिका यात्रा से आने के साथ उन्होंने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण दिया था। लेकिन मैं देख रहा था हिमांशु कि उसके बाद उन्होंने कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं बोला। वो कई जगहों पर गए, गोरखपुर गए, वारंगल गए, वो बीकानेर गए, पॉलिटिकल भाषण भी उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला क्योंकि ये मैटर ऐसा है ये कोई भी लेकर के कोर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसको ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, उस ड्राफ्ट के आते अभी तो लॉ कमीशन सजेशन ही मांग रहा है। तो उन्होंने बस एक बहस में बात छेड़ी है, पर लोग कह रहे हैं कि इसमें इतने पेच हैं कि चुनाव के पहले इसको छेड़ने की ज़रूरत शायद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी। नहीं, कुछ मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके तार सिर्फ छेड़े जाते हैं, जैसे एनआरसी हो गया उसको लेकर भी कुछ अता पता नहीं है। तो अब ऐसे मामले हैं और 24 का क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये मुद्दे जब कोर्ट में सुने जाएंगे, इन पर टिप्पणियाँ होंगी या फिर इन पर फैसले आएंगे, तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहेंगे चुनाव के अंदर। अब कितने निर्णायक रहेंगे ये इलेक्शन में देखेंगे और हमारे दर्शक बाकी बताएं कि उनको क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं कि असल में 24 में असर डालेंगे। और राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो क्या उन्हें राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।